शुभ प्रभात दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर आपका, जहां हम रोज की तरह आपके साथ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम से काफ़ी ज़्यादा रिलीवेंट होते हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। यहाँ पे जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के एनालिसिस के बेस पे तैयार की जाती है। जो आपके जो भी आने वाले एग्जाम्स है उसमें ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो कोशिश करें कि यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आप उसकी एक शॉर्ट नोट बना लें, ताकि जो भी आपके एग्जाम्स हो उसमें आपका ये शॉर्ट नोट क्विक रिवीजन का काम कर सके। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और बीच में मिस ना करें, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके एग्जाम से काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिलेटेड होने वाली है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम डेली की तरह जो आपके साथ मोटिवेशनल कोट शेयर करते हैं उसी कोट के साथ। तो हमारा जो आज का मोटिवेशनल कोट है वो है, यू मस्ट बी चेंज यू विश टू सी इन दी वर्ल्ड। जी, इस कोट का मतलब है कि अगर आप इस दुनिया में बने रहना चाहते हैं या आप जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो आपको जो है उस लक्ष्य के अनुसार जो है चेंजेस करने पड़ेंगे। यानी आप अगर किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं या कहीं भी आप स्थिर होना चाहते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है चेंजेस करने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि आपके जो भी निगेटिव चीज़ें हैं उसको दूर करके पॉजिटिव चीज़ें उनमें ऐड करनी पड़ेगी, यानी उनमें चेंजेस करने पड़ेंगे। जी, अगर आप लाइफ में बार बार असफल हो रहे हो तो इसका ये मतलब है कि आपके अंदर जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके साथ साथ कुछ निगेटिव जो है पॉइंट भी है। आपको उसी पॉइंट को सर्च करना है और उस पॉइंट को सर्च करके जो है उसे दूर करना है, यानी अपने जो भी डेली रूटीन है उसमें चेंजेस करने हैं। तभी जाकर आप जो है वो एक सक्सेसफुल जो है पर्सन बन पाओगे या इस दुनिया में एग्जिस्ट कर पाओगे। क्योंकि अगर आप जो बदलाव करते हैं वो बदलाव एक जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जो मोटिवेशनल कोट मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, इस मोटिवेशनल कोट को प्रेजेंट करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि कई बार आप जो है एग्जाम्स देते हैं, उन एग्जाम्स में क्या होता है कि आप असफल हो जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें क्या नहीं करें। तो दोस्तों, इस मोटिवेशनल कोट को यहाँ पे प्रेजेंट करने का मेन मकसद यही है कि आप निराश ना हो, आप अपने अंदर की कमियों को ढूंढो, यानी निगेटिव पॉइंट्स को ढूंढो और पता करो कि इस निगेटिव पॉइंट्स की जगह पे कौन सी पॉजिटिव पॉइंट्स जो है हम ऐड कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल जो है वो हम अपने जो भी मेरा एम है, जो भी हमारा एम है उस एम तक पहुंच सकते हैं। अगर आप जो है निगेटिव चीजों को दूर करके पॉजिटिव चीज ऐड करते हैं तो आप निश्चित तौर पर एक सफल इंसान जरूर बनोगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी कोट के साथ हम आज के डेली करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज स्टार्टेड प्रोजेक्ट आहरण टू इंप्रूव द स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। छात्रों के कौशल में सुधार के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट आहरण शुरू किया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी सिक्किम। तो राइट आंसर देखते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए असम, यानी असम सरकार के द्वारा जो है एक अभियान जो है चलाया जा रहा है। उस अभियान का नाम है प्रोजेक्ट आहरण, यानी शुरू किया गया है। ये जो प्रोजेक्ट आहरण है वो बेसिकली जो शहर से काफ़ी दूर दराज वाले जो गरीब के जो छात्र छात्राएं हैं, यानी बच्चे हैं, जो जिन्हें जो है आगे बढ़ने में या उनकी पढ़ाई में कई सारी मुश्किलों को सामना करना पड़ता है, बेसिकली उनके लिए है। हमारे देश में कई सारे प्रतिभावान जो है वो छात्र छात्राएं हैं जो काफ़ी गरीब हैं, वो अपनी पढ़ाई को किसी कारणवश जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ों को सुधार करने के लिए, इस चीज़ों को दूर करने के लिए असम सरकार के द्वारा जो है एक स्टेप्स उठाया गया है और वो स्टेप जो है प्रोजेक्ट आहरण के रूप में है। ठीक है दोस्तों, इस स्टेप में यानी इस प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए टाटा ग्रुप के द्वारा जो है वो समझौता किया गया है, यानी असम सरकार जो है वो टाटा ग्रुप के द्वारा जो है एक समझौता किया है कि हम दोनों मिलके जो है इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं ताकि वहाँ की जो माध्यमिक शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार की जा सके। ठीक है दोस्तों, टाटा ग्रुप के द्वारा जो है वो
इसके साथ समझौता इसलिए भी किया गया है ताकि जो भी गरीब परिवार के जो प्रतिभाशाली जो छात्र हैं उनकी पहचान की जा सके और उनकी जो शैक्षिक करियर है यानी उनकी जो एजुकेशनल लाइफ है उनमें जो है निगरानी करके सुधार किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्री अजय सेठ, ऑप्शन बी श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, ऑप्शन सी श्री सतीश काशीनाथ मराठे, ऑप्शन डी श्री संजय मल्होत्रा। तो राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है श्री संजय मल्होत्रा। जी, श्री संजय मल्होत्रा को हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के पद पे नियुक्त किया गया है। इनकी जो नियुक्ति की गई है वो देवाशीष पांडा के जगह पे की गई है। श्री संजय मल्होत्रा एक जो है वो आईएएस ऑफिसर है राजस्थान कैडर के। ठीक है, और ये जो है ये इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में वो भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में की गई है। दोस्तों यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की बात हो रही है तो उससे जुड़ी कुछ स्टैटिक नॉलेज भी हम जो है यहाँ पे आपको देना चाहेंगे। यानी आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी जो फाउंडेशन की गई थी वो कब की गई थी? 1935 में। ठीक है, उस समय इसकी जो हेडक्वार्टर थी वो थी कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता। और 1937 में इसकी हेडक्वार्टर कोलकाता से बदल के कहाँ कर दी गई? मुंबई कर दी गई। ठीक है, और अगर हम इसकी नेशनलाइजेशन की बात करें तो इसकी जो नेशनलाइजेशन की गई थी वो की गई थी 1949 में, यानी 1 जनवरी 1949। ठीक है, ये है हमारा आरबीआई से जुड़ा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपके लिए स्टैटिक जीके का काम कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज कोप साउथ 22 विल बी ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 का आयोजन किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएस एंड श्रीलंका, ऑप्शन बी यूएस एंड बांग्लादेश, ऑप्शन सी बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ऑप्शन डी यूएस एंड इंडिया। तो राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी यूएस एंड बांग्लादेश। जी, यानी यूएस की जो एयरफोर्स आर्मी है और बांग्लादेश की एयरफोर्स आर्मी के द्वारा एक जो है संयुक्त अभ्यास किया जाएगा, और ये अभ्यास किया जाएगा 20 फरवरी से। ठीक है, और ये जो अभ्यास होगा ये 6 डेज का एक्सरसाइज होगा। कितने दिन का होगा? 6 दिनों का होगा। और इस अभ्यास की जो लोकेशन होगी यानी कहाँ पे ये हेल्ड किया जाएगा, तो ये बांग्लादेश में किया जाएगा। वहाँ की जो एयरफोर्स बेस है वहाँ पे इस अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। इस अभ्यास का आयोजन करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस अभ्यास के थ्रू जो है वो बांग्लादेश की जो आर्मी है, एयरफोर्स आर्मी, और यूएस की एयरफोर्स आर्मी है, उनके बीच जो द्विपक्षीय संबंध है उनको और मजबूत किया जा सके। ठीक है दोस्तों, अगर इस अभ्यास की स्पॉन्सरशिप की बात कर ले तो इसकी जो स्पॉन्सरशिप की जा रही है वो पैसिफिक एयरफोर्स के द्वारा की जा रही है, यानी PACF, यानी पैसिफिक एयरफोर्स के द्वारा की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई एज द पेमेंट्स प्लेटफॉर्म। भारत के यूपीआई को भुगतान मंच के रूप में अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी मालदीव्स, ऑप्शन डी म्यांमार। तो राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी नेपाल। जी, नेपाल जो है वो भारत के यूपीआई को एडॉप्ट करने वाला भारत के बाहर जो है वो पहला कंट्री बन गया है, यानी भारत के यूपीआई को एडॉप्ट करने वाला। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो यूपीआई हम यहाँ पे डिजिटल पेमेंट के लिए यूज करते हैं, अब जो है नेपाल भी उस यूपीआई को एक पेमेंट के रूप में यूज करेगा। ये जो पहल की गई है वो एनपीसीआई की एक इंटरनेशनल आर्म NIPL के द्वारा की गई है। ठीक है, NIPL ने जो नेपाल की जो गेटवे पेमेंट्स सर्विस है यानी GPS, उसके साथ
इसने हाथ मिला के इस पहल को आगे बढ़ाने में मदद किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे नेपाल में आप जो है वो भारतीय जो यूपीआई है उसको भी यूज कर सकते हैं, यानी पेमेंट के रूप में वहाँ पीपुल टू पीपुल भी यूज कर सकते हैं और मर्चेंट के रूप में भी यूज करते हैं, यानी बिजनेस के रूप में भी आप उसको अब वहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों क्या होता था कि नेपाल जो है वो एक इंटरनेशनल कंट्री है और लोगों को वहाँ से व्यापार करने या लोगों को यहाँ वहाँ पे जाने पे जो पेमेंट का जो मोड होता था वो कैश के रूप में होता था। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो लोग जाते थे उन्हें नेपाल की करेंसी से ही पेमेंट्स करना पड़ता था। लेकिन अभी हाल ही में जो है वो वहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स भी अब भारत की यूपीआई के थ्रू आप कर सकते हैं, जैसे फ़ोनपे के थ्रू करते हैं, जीपे के थ्रू करते हैं, तो आप वहाँ पे भी अब फ़ोनपे और जीपे के थ्रू जो है वहाँ पे पेमेंट्स कर सकते हैं। तो इस तरह जो है नेपाल जो है वो भारत की यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, अगले सवाल पे जाने से पहले हम आपको कुछ जो है अपने साइट और हम क्या क्या आपके लिए प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे। आप यहां देख रहे हैं वो हमारी सरकारी परीक्षा की साइट है। इस साइट पे आपको जो है वो डेली क्विज मिल जाते हैं, यानी अगर आप जो है क्विज के रूप में क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वीडियोज भी मिल जाते हैं, यानी यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है आपको वीकली एनालिसिस या स्पॉटलाइट टॉपिक या स्टैटिक जीके से रिलेटेड वीडियोज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। हमारे जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स है उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी जाती है। आप यहाँ पे जाके जो है वो लाइव टेस्ट भी कर सकते हो आप अपने परफॉर्मेंस का। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो है टेक्स्ट के रूप में जो है वो करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो है करंट अफेयर्स ये वन लाइनर के रूप में आपको मिल जाते हैं। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आप एक डिटेल करंट अफेयर्स जो है आपको यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे आपको डेट वाइज जो है वो करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड की जाती है ताकि हर एक दिन का जो है वो करंट अफेयर्स आप पढ़ सके। और हम यहाँ पे आपके लिए कैटेगरी वाइज भी करंट अफेयर्स देते हैं कि आपको उसकी कैटेगरी के समझने में दिक्कत ना हो, या कोई भी करंट अफेयर्स जो है आपको याद हो, और कोई भी करंट अफेयर्स जिसकी कैटेगरी आपको अगर मालूम है, अगर वो आपको याद नहीं आ रही है तो आप यहाँ से जाके उस करंट अफेयर्स की डिटेल्स निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम मंथली करंट अफेयर्स भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल कराते हैं। आप चाहे तो किसी भी मंथ का फुल जो है करंट अफेयर्स यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर्स के अलावा हम यहाँ पे आपको न्यूज एनालिसिस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कोई भी जो है स्टेट से जुड़े कोई भी कमीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप किसी भी न्यूज को डिटेल पढ़ना चाहते हैं, यानी आप उसकी एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम जो है वो एक जो है हॉट टॉपिक पे एनालिसिस पर डे करते हैं और उस एनालिसिस को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको रेडी रेफरेंस भी दी जाती है। दोस्तों ये जो रेडी रेफरेंस है ये बेसिकली आपके लिए क्विक रिवीजन के रूप में यहाँ पे रखा गया है, तैयार किया गया है, ताकि आपके जो एग्जाम्स हैं उसमें आपको कम समय में आप इस रेडी रेफरेंस की मदद से जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियोज के अलावा हमारे इस साइट पे जरूर आएं, और यहाँ पे भी आप पहले जो आपने वीडियो मिस कर दिया है आप उसकी वीडियोज भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे आपके एग्जाम से रिलेटेड कई सारी जानकारी भी प्रदान कर दी जाती है। तो आप हमारे साइट जो है जो कि sarkariPariksha.com पे विजिट कर सकते हैं और इन सब जानकारी का जो है वो लाभ उठा सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने डेली करंट अफेयर्स के अगले सवाल की तरफ। So our next question is, which team has won the title of 70th Senior National Volleyball Championship in Men's category? पुरुषों की श्रेणी में 70वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडियन रेलवे टीम, ऑप्शन बी हरियाणा टीम, ऑप्शन सी ओडिशा टीम, ऑप्शन डी लद्दाख टीम। तो राइट आंसर देखते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा टीम। जी, हरियाणा की वॉलीबॉल टीम ने जो है अभी हाल ही में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का 70वीं खिताब जो है वो अपने नाम कर लिया है। यानी हरियाणा की जो वॉलीबॉल मेंस टीम है उन्होंने जो है भारतीय रेलवे की मेंस टीम को 3-0 से हराया है। और इस चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया था वो बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम भुवनेश्वर में किया गया था।
कहाँ है? उड़ीसा। ठीक है। अगर वोमेन्स कैटेगरी की बात करें कि वोमेन्स कैटेगरी में ये खिताब किसने जीता है, यानी ये चैंपियनशिप किसने जीता है, तो केरल की जो वोमेन्स टीम है, वॉलीबॉल वोमेन्स टीम, उन्होंने जो है इंडियन रेलवे की वोमेन्स टीम को हराकर इस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज ऑनर्ड विथ बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड इन दी ऊर्जा अवार्ड्स 2022? ऊर्जा अवार्ड्स 2022 में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए योहान पूनावाला, ऑप्शन बी रतन टाटा, ऑप्शन सी आदि गोदरेज, ऑप्शन डी लक्ष्मी मित्तल। तो राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए योहान पूनावाला। जी, योहान पूनावाला जो कि पूनावाला ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर हैं, उनको अभी हाल ही में ऊर्जा अवार्ड्स 2022 में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो ऊर्जा अवार्ड्स है, ये अलग अलग श्रेणी में, यानी अलग अलग फील्ड में, मनोरंजन के फील्ड में हो या खेल के फील्ड में हो या व्यवसाय के फील्ड में हो या सामाजिक गतिविधियों के फील्ड में हो, ये उनमें बेहतर परफॉर्म करने वाले या समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले को ये अलग अलग श्रेणी में जो है पुरस्कार प्रदान करती है। तो उन्हीं में से एक जो है व्यवसाय की श्रेणी में हाल ही में योहान पूनावाला ने बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड का खिताब अपने नाम कर लिया है। अगर इनके अलावा हम अलग अलग कैटेगरीज की बात कर ले तो उनमें फराह खान जो कि सिनेमा जगत की एक डायरेक्टर है, वो जो है मनोरंजन के क्षेत्र में इन्होंने पुरस्कार जीता है। उसी तरह खेल के क्षेत्र में जो है वो केदार जाधव ने, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के एक प्लेयर है, उन्होंने भी पुरस्कार जीता है। अगर हम यहाँ पे बात कर ले ऑप्शन की, तो आपको जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं रतन टाटा, आदि गोदरेज और लक्ष्मी मित्तल, ये हमारे देश के जो है वो बहुत ही फेमस जो है इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस बीन इनॉग्रेटेड? भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। तो राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। जी, हाल ही में महाराष्ट्र में भारत का जो पहला वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया गया है। और ये जो टैक्सी सेवा का जो उद्घाटन किया गया है वो यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसकी जो उद्घाटन की गई है वो किनके और किनके बीच की गई है, यानी नवी मुंबई से लेकर मेनलैंड मुंबई के बीच में की गई है। यानी ये जो वाटर टैक्सी सर्विसेज देगी वो कहां से कहां देगी, वो नवी मुंबई से मेनलैंड मुंबई के बीच में इसकी सर्विसेज होंगी। अभी ये फिलहाल महाराष्ट्र में जो है वो 3 रूट में चालू किए गए हैं और इसकी जो चालू करने में जो खर्च हुए हैं, जो भी इसकी एक्सपेंडिचर है, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 50-50% का शेयर किया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस टैक्सी का मजा लेना चाहते हैं, अगर आप इस टैक्सी से जो ये वाटर टैक्सी है, इस टैक्सी से आप अगर नवी मुंबई से अगर आप मेनलैंड मुंबई या मेनलैंड मुंबई से नवी मुंबई जाना चाहते हैं, तो अभी 2 तरह की बोट चल रही है। एक है स्पीड बोट और एक है कैटामैरान। ठीक है, ये एक तरह की बोट होती है। दोनों के अलग अलग फेयर रखे गए हैं। अगर आप स्पीड बोट से जाते हैं तो पर पर्सन 820 से लगभग 1200 रुपये रखे गए हैं। अगर आप कैटामैरान से जो है वो जाते हैं, जिसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो इसकी जो फेयर रखी गई है वो 290 रखी गई है। ठीक है, 820 से 1200 और 290 ये कैटामैरान बोट के लिए है और स्पीड बोट के लिए जो है वो 820 से 1200 रुपए रखे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल पेमेंट्स कंपनी हैड पार्टनर्ड विथ नीति आयोग टू ऑर्गेनाइज फिनटेक ओपन हैकाथॉन 2022? निम्नलिखित में से किस डिजिटल भुगतान कंपनी ने फिनटेक ओपन हैकाथॉन 2022 के आयोजन के लिए नीति आयोग के साथ भागीदारी की है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी फोन पे, ऑप्शन सी रेजर पे, ऑप्शन डी पेटीएम। तो राइट आंसर देख लेते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी फोन पे।
जी, फोन पे भारत की एक जो है डिजिटल पेमेंट्स कंपनी है, जो अभी हाल ही में फिनटेक ओपन हैकाथॉन 2022 की ऑर्गेनाइजेशन के लिए नीति आयोग के साथ इन्होंने जो है वो हाथ मिलाया है। यानी आप बोल सकते हैं कि ये जो फिनटेक ओपन हैकाथॉन का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें फोन पे की जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। फिनटेक ओपन हैकाथॉन एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऑल ओवर इंडिया के जितने भी इनोवेटर्स हैं या डिजिटल क्रिएटर्स हैं या डेवलपर्स हैं, उनको जो है वो थिंक, आइडिएट और कोड का जो है कोड करने का जो है वो अवसर प्रदान करता है। और इसमें जो है प्राइज मनी भी रखी गई है, यानी इसकी जो विनर्स होंगे उनको 5 लाख रुपए का जो है वो प्राइज मनी दिया जाएगा। अभी जो है इसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है और जो रजिस्ट्रेशन की डेट रखी गई है वो 23 फरवरी तक रखी गई है, और जो विनर्स की जो विनर की अनाउंसमेंट की जाएगी वो 28 फरवरी को की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। हमारा आज का अगला सवाल है, 2 additional railway lines have been recently inaugurated in Maharashtra by Prime Minister Narendra Modi. Which 2 places do these railway lines connect? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में महाराष्ट्र में 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों का उद्घाटन किया गया है। ये रेलवे लाइनें किन 2 स्थानों को जोड़ती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्सोवा और घाटकोपर, ऑप्शन बी अंधेरी और जागृति नगर, ऑप्शन सी ठाणे और दिवा, ऑप्शन डी बोरीवली और खारबाव। तो राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी ठाणे और दिवा। जी, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो महाराष्ट्र में 2 एडिशनल रेलवे लाइंस का उद्घाटन किया है, और ये जो रेलवे लाइंस जो कनेक्ट करती है वो 2 शहरों को कनेक्ट करती है, वो है ठाणे और दिवा। तो इस रेलवे लाइंस के आने के बाद जो है महाराष्ट्र में 36 सबर्बन ट्रेन्स और भी जो है वो सिटी में चलाए जा सकेंगे। ये बहुत बड़ी महाराष्ट्र की उपलब्धि है कि अब महाराष्ट्र राज्य में जो है वो रेलवे लाइंस की जो नंबर है वो बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो उद्घाटन किया है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का आखिरी सवाल। हमारा आज का जो आखिरी सवाल है वो है, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबैंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वार? ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबैंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वार नामक पुस्तक किसने लिखी है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सैमुअल मोएन, ऑप्शन बी एंड्रयू सार्टोरी, ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन डी जेके रॉलिंग। तो राइट आंसर देख लेते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए सैमुअल मोएन। जी, ये सैमुअल मोएन एलए यूनिवर्सिटी के ये हिस्ट्री के प्रोफेसर है, जिन्होंने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम है ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबैंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वार। इस पुस्तक में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में जिक्र किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स का वर्ल्ड वॉर सेकेंड में या वियतनाम वॉर में या कोरियन वॉर में क्या योगदान था, और ये योगदान जो था वो पॉजिटिव योगदान था या निगेटिव योगदान था। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो योगदान था उस वार में पीस लाने के लिए था या फिर से वार को जो है और उग्र बनाने के लिए था। इन सभी चीज़ों का चर्चा जो है वो सैमुअल मोएन ने इस पुस्तक में किया हुआ है, और ये पुस्तक का प्रकाशन अभी हाल ही में किया गया है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बुक्स से रिलेटेड है और आपके एग्जाम्स में बुक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने को मिला ये आपके एग्जाम के बेसिस पे बनाए गए थे। अगर आप और भी अधिक जो है जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा कि मैंने आपको दिखाया बताया, सरकारीपरीक्षा.com पे विजिट कर सकते हैं।
अगर आप किसी भी सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक है, टेलीग्राम है या ट्विटर है, आप उससे जुड़े हुए हैं तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ भी जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें और अपने जो दोस्त, तैयारी करने वाले जो दोस्त हैं या फ्रेंड है या फैमिली है, उनको शेयर करें और हमें कमेंट जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियोज होंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप अपने एग्जाम्स की तैयारी में जो है वो एनर्जेटिक मोड में ऑन रहे। तो दोस्तों, मैं मिलते हैं अब अगले वीडियोज में। तब तक आप पढ़ते रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी को जो है वो आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।